नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन लाइनर जीके की ही। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वन लाइनर संबंधित पार्ट 2, और उसको पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि देखिए क्या होता है कि जब हम वन लाइनर के वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करते हैं, तो उस दौरान भी बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मेरे द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं आप लोगों से शेयर करता चलूंगा। अगर आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ उनका मैं सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो सेम ये कॉम्प्लीमेंट वीडियो आप मान सकते हैं वन लाइनर पार्ट 2 का। और इसमें आज हम उन फैक्ट्स की फिर से बात करने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब हम यहाँ पर देने वाले हैं जो कि पिछले वीडियो में वन लाइनर को पढ़ाने के दौरान हमने आप लोगों से शेयर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वन लाइनर फैक्ट्स पार्ट 2 सेम। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो था डाफला पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियों के संदर्भ में हमने बात की थी कि जब डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है, तो अन्य वहां पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो इस संदर्भ में आप देख पा रहे हो कि असम और अरुणाचल की अन्य पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो पैंटकाई या पटकाई बम भारत म्यांमार सीमा पर पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और म्यांमार के ऊपरी क्षेत्र में फैली हुई है। पटकाई के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो ये देखिए यहाँ पर दी गई है पटकाई बम, गारो खासी जयंती पहाड़ियां, और तीसरे पर लुसाई पहाड़ियां। और यहाँ पर गारो खासी जयंती पहाड़ियां तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पर और है, ठीक है, पटकाई बम, गारो खासी जयंती पहाड़ियां और लुसाई पहाड़ियां। पैटकाई पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु फोंगपुई त्लांग, ठीक है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, फोंगपुई त्लांग है, जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी पैटकाई पर्वत श्रेणी का पैटकाई पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु जो है वो कौन है? फोंगपुई त्लांग है, और इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि ब्लू माउंटेन के नाम से किस पर्वत शिखर को जाना जाता है? तो फोंगपुई त्लांग को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते, गारो खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में है, और औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आप लोग जानते हैं कि चेरापूंजी और मौसिनराम ये 2 स्थान है। चेरापूंजी और मानिसराम जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और अगर वर्षा की बात करें 11,872 मिलीमीटर लगभग वर्षा के साथ जो है चेरापूंजी और मावसिनराम सबसे नम स्थान है, और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन जो उठाया गया था कि पूर्वोत्तर राज्य में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर डाफला पहाड़ियों के अतिरिक्त अन्य कौन सी पहाड़ियां हैं? देखिए जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट वीडियो बना रहा हूँ, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, और माइक ईयरफोन लगा के देखिएगा, क्योंकि उसमें मेरे फोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसके कारण उसमें आवाज अच्छी नहीं आई है। लेकिन अगर आप ईयरफोन लगा के सुनते हैं तो काफी अच्छी आवाज है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए थे कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाँ, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया था पॉइंट 5 पर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। पॉइंट 5 क्या था कि 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो हमारा प्रश्न ये था उस समय कि भारत की वो पहली धरोहर कौन सी है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था, और कब घोषित किया था? तो जी इसका उत्तर अब आपके सामने कि यूनेस्को द्वारा 1983 में भारत ने सर्वप्रथम विश्व धरोहर की सूची में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा के किला और ताजमहल को शामिल किया गया। यानी अजंता एलोरा की गुफाएं और जो 2 अन्य धरोहर थी वो आगरा का किला और ताजमहल। कब शामिल किया था? सर्वप्रथम 1983 में, ठीक है। उसके बाद तो और भी सारी उसके बाद 84 में भी शामिल किया। मैं लिस्ट देख रहा था, लगभग हर साल कुछ न कुछ धरोहर जो है यूनेस्को द्वारा अपनी लिस्ट में शामिल की गई, और इसी क्रम में 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोगों ने रेज किया था वो पॉइंट 16 के अंतर्गत उठाया था। पहले पॉइंट 16 देख लेते। क्या पॉइंट 16 था
किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपनाम दिया गया था? तो उत्तर था यहाँ पर होम रूल आंदोलन। और हमारा जो प्रश्न उस समय उठा था वो ये उठा था कि होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्या केवल भारत में ही ये होम रूल आंदोलन हुआ था या इसके अतिरिक्त अन्य किसी विदेशों से भी इसका कोई जुड़ाव है? तो अब जानकारी आपके सामने है। होम रूल लीग, ठीक है, 1873 से 1882 तक, ठीक है, 10 साल हो गए। एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में सुशासन के लिए आंदोलन चलाया था, यानी होम रूल के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव यानी वर्तमान पूना, ठीक है, में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके सुशासन की स्थापना करना था। यानी जिस प्रकार से आयरलैंड में लोगों ने स्वयं को शासन लेने के लिए मतलब स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया था, उसी की तर्ज पर भारत में भी ये प्रयास किया गया था 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन लाने के लिए, ठीक है। इसी तरह 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। यानी 1916 में भारत में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इससे पहले जो एक आयरलैंड का राजनीतिक दल था होम रूल लीग, उसने भी अपने यहाँ जो है 1873 से लेकर के 1982 तक होम रूल आंदोलन चलाया था। ये जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमने क्वेश्चन रेज किया था वो पॉइंट नंबर 17 से किया था कि आपको कमेंट कीजिएगा। वो छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। फ्री इंडिया लीजन नामक जो सेना है सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। तो हमने पूछा था कि आप ये कमेंट कीजिए, बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। हालांकि आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था, आगे से कमेंट कीजिएगा तो हमारा भी मन लगेगा और इससे आपकी भी तैयारी बेहतर होगी। देखिए जो भी मैं बातें बताता हूँ मुझे नहीं लगता कि देखिए मेरे पास कोई इतना बड़ा मतलब बहुत दिखावा करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो भी मैं बातें आपको बताता हूँ पढ़ाई के संबंध में आप खुद उनका चिंतन मनन कीजिए और आप पाएंगे कि जो भी मैं बातें बताता हूँ धरातल से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ, और अगर आप उसमें अमल करते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। खैर, फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार की गई थी। और हमने पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का की समय अवधि क्या थी। तो सामने है आपके प्रथम विश्व युद्ध की जो समय अवधि है वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक थी। और अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में लाल किला में जाएंगे तो उसके अंदर प्रदर्शनी में जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस के विषय में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी मैं पिछले महीने गया था, मेरी वाइफ का इंटरव्यू था जेएनयू में, एंड तब मुझे थोड़ा समय मिला था। और मेरा जो ब्लॉग वाला चैनल है उसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप अपलोड भी की है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और ब्लॉग वाले चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो कभी कभी इधर उधर के भी वीडियो बना लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हमने लिया था, देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 19 से इलायची पहाड़ियों से प्रश्न था, ठीक है। पहले देख लेते क्या हमने पिछली बार क्या देखा था इसमें। तो हम लोगों ने पढ़ा था इलायची पहाड़ियां या जिनको हम एलामाला दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला और भारत के केरल के इडुक्की जिले में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इलायची पहाड़ियों की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है और अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है इलायची पहाड़ियों में। अनाईमुड़ी चोटी वह स्थान है जहाँ पर इलायची, अनामालाई और पालनी पहाड़ियां आपस में मिलती है। पेरियार वन जीव अभयारण्य इलायची पहाड़ियों के केंद्र में स्थित है और पश्चिमी घाट और पेरियार उपसमूह सहित यह पूरा क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो ये हो गया था। और हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि यूनेस्को में इनको कब शामिल किया गया था। हमने इलायची पहाड़ियां इन सबको इन्होंने बता दिया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि इनको कब शामिल किया गया था। देखिए हमारे पास क्या जानकारी हमने कलेक्ट किया है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। एक दो टोटल पूरे 39 जो प्लेसेस थे वहां के सबको उन्होंने घोषित किया था यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 2012 में, ठीक है। पश्चिमी घाट के अगर फैलाव की बात करें तो तापी नदी के पर्वत से कन्याकुमारी के केप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के यहाँ पे विस्तार है लगभग 1600 किलोमीटर। प्रारंभ कहाँ से होता है या तापी नदी के पर्वत से और कन्याकुमारी के केप तक इसका पूरा फैला हुआ 1600 किलोमीटर में ये पश्चिमी घाट।
और अगला जो क्रॉस क्वेश्चन लिया था वो पॉइंट नंबर 23 से लिया गया था। तो पहले पॉइंट नंबर 23 देख लेते क्या था कि अब्दुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतर कर उसका नामकरण अनुवार ए सुहैली किया। तो हमारा प्रश्न ये था कि अबुल फजल किस शासक के दरबार में थे या किस शासक के दरबारी कवि थे और इन्होंने पंचतंत्र का जो ये भाषांतर किया है वह किस वर्ष में किया है। तो देखिए हमें इसमें सही सही डेट तो नहीं मिल पाएगी किस वर्ष में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। लेकिन अबुल फजल जो है आपको याद होगा कि अकबर के समय दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और उन 9 रत्न में से एक नाम था अबुल फजल का। अबुल फजल जिनका जन्म 1551 में हुआ था और मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। लगभग 51 साल का पूरा जीवन काल था इनका। और इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इनका पूरा नाम क्या था, बस ले लेते हैं यहाँ से एक से। अबुल फजल इब्न मुबारक था। इनके पिता का नाम क्या था, शेख मुबारक था। और इनके पिताजी ने यानी शेख मुबारक ने 1579 ईस्वी में महजर नामा नामक दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया था और इसको बाद में अकबर ने जो है जारी भी किया था। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ और इनकी हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला द्वारा कराई गई थी सलीम के द्वारा। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का संकलन किया, यानी एक तरीके से इतिहास का संकलन इन्होंने किया था। प्रमुख घटना यानी इतिहास उस समय का। अगर अकबर के समय के इतिहास की हमें जानकारी चाहिए तो अबुल फजल के द्वारा जो दस्तावेज कलेक्ट किए गए हैं उनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया था। अकबरनामा और आइले अकबरी इनकी प्रमुख रचना है। किसकी, अबुल फजल की। इसके अतिरिक्त पंचतंत्र की हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी अबुल फजल के विषय में। अब अकबर के 9 रत्न थे और देखिए इसके दौरान मैंने कुछ पॉइंट भी निकाल लिए हैं। बहुत जल्द आपको वीडियो टॉपिक वाइज भी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जब मैं ये क्रॉस चेक कर मतलब क्रॉस डेटा में कलेक्ट कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए डिटेल में लाने चाहिए, जैसे भारत की राजवार पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यूनेस्को का इतिहास और भारतीय परिदर्शन में धरोहर राष्ट्रीय। ठीक है, एलिफेंटा गुफाओं की विशेषताएं, कॉप होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं। आने वाले समय में इनका डिटेल वीडियो में मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी टॉपिक हम लेते आए वहां पर उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से कोरिलेट होकर जो पूछे जा सकते हैं उनको भी शेयर किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्रॉस क्वेश्चन था वो पॉइंट नंबर 25 से था कि पहले 25 नंबर हम देख लेते फैक्ट्स क्या था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहां खेला था। तो भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। हमारा प्रश्न क्या था, हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच था इसकी कप्तानी किसने की थी। और मुझे लगा था कि क्रिकेट तो आप लोगों का पसंदीदा खेल है, आप कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन किसी का कमेंट नहीं है तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि जानकारी नहीं होगी या भूल गए होंगे आप लोग। खैर कोई बात नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के कप्तान थे अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर वैसे तो इन्होंने बहुत सारे मैच खेले थे लेकिन कप्तान रहते हुए कैप्टन रहते हुए इन्होंने केवल 2 ही मैच खेले। ठीक है, एक इंग्लैंड का ये हो गया, एक और मैच था, और लेकिन किसी में ये जीत नहीं दिला पाए थे। यानी कप्तान रहते हुए 2 मैच खेले लेकिन दोनों में जीत नहीं दिला पाए थे। ठीक है, इसके बाद एक और दौर आया 1992 से लेकर के 1996 का। ये 4 साल की अवधि के लिए भारतीय टीम को इन्होंने कोच के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। किसने, अजीत वाडेकर जी ने, जो कि पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के भारत में कप्तान थे। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ था वो पॉइंट नंबर 39 से हुआ था। पॉइंट नंबर 39 क्या, पहले इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 39 था कि कबड्डी की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक तमिल क्षेत्र में हुई। ये हमारा डेटा था और हमने प्रश्न पूछा था कि अगर कबड्डी की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई, भारत में हुई, तो इसके अतिरिक्त कम से कम 2 खेल के नाम आप और बताएं अगर आपको जानकारी है जिनकी उत्पत्ति जो है भारत में हुई है। ऐसा तो है नहीं कि केवल कबड्डी की उत्पत्ति हुई होगी, और भी खेल हो सकते। तो जी हाँ, आप जो उत्तर है आपके सामने, कबड्डी के अतिरिक्त भाला फेंक, तैराकी, दौड़ आदि कई खेलों का जन्म भारत में हुआ है। इसमें मैं देख रहा था एक और था बैडमिंटन का भी, लेकिन उसमें था कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें यानी अंग्रेजों ने उसकी खोज की थी।
तो मुझे डाउटफुल लगा थोड़ा सा, तो मैंने उसको शामिल नहीं किया। लेकिन कबड्डी के अतिरिक्त जैसे भाला फेंक है, तैराकी है, दौड़ है आदि वो खेल है जिनकी भी खोज जो है भारत में हुई है। अब हमने ये भी पूछा था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं टीम में। तो कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनमें से 7 कोर्ट पे होते हैं। कोर्ट यानी जो कबड्डी का खेल का मैदान होता है उसको कोर्ट कहते हैं, जिससे आपका क्रिकेट की पिच होती है। उसी तरीके से कबड्डी का जो बनाते हैं, पाला बनाते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं और कबड्डी कबड्डी बोल के, या जो भी गाँव में तो कई तरीके से लोग बोलते थे। खेला करिए, अच्छा खेल होता है। तो कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, इनमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे चोट वगैरह किसी को लग जाए, बदलना हो तो बदला जा सकता है, क्योंकि धर पकड़ का खेल है, चोट भी लग जाती है कभी कभी। कबड्डी में आपके संघ के हिसाब से अगर कबड्डी कोर्ट की माप की बात की जाए तो जो कोर्ट होता है, पूरा मैदान होता है कबड्डी का, ठीक है, उसकी जो माप होती है वो 13 मीटर गुणे 10 मीटर, यानी 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। स्क्वायर मीटर की बात करें तो 130 वर्ग मीटर ये पूरा क्षेत्र होता है कबड्डी के कोर्ट परिसर का, यानी कबड्डी के मैदान का। भाई माप भी पूछ सकते हैं और वर्ग मीटर में भी पूछा जा सकता है कि कुल कितना क्षेत्र होता है कोर्ट का। तो ये जानकारी थी। चलिए अगला देखते हैं क्या पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन उठा था हम लोगों का 43 नंबर पॉइंट से। 43 पॉइंट रिवीजन कर लेते। क्या था? एलिवेशन लिखा था, मैं तो भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्य तो हो सके। हालांकि क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि अगर ये कमेंट दिया तो कब दिया था, अगर वो घटना की जानकारी हो। तो हालांकि मुझे अभी घटना नहीं मिल पाई, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैंने जरूर कलेक्ट की आप लोगों के लिए। देखिए एलिवेशन की अगर जन्म की बात करें तो 1847 को लंदन के एक आयरिश परिवार में एलिवेशन का जन्म हुआ था और 1882 में वह थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लाउत्स्की के संपर्क में आई। यहाँ देखिए एक्चुअल में जब कामा लगाते हैं ना और उसका जो फंड थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये आधा साल लग जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होगा। ये पूरा नाम है मैडम ब्लाउत्स्की, ठीक है। ये कौन थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। हालांकि नोट्स बनाते समय ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा सा नजर नहीं पड़ पाती, वो रह जाता है, ठीक है। जैसे कामा के अंदर रखते हैं ना तो जो फंड चेंज करते हैं तो अक्सर ये गलती होती है, तो इसको निगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लाउत्स्की के संपर्क में आई और उसके बाद से जो है संत संस्कार वाली, ये जो है पूर्ण संत संस्कार वाली महिला बन गई। वर्ष 1889 में इन्होंने स्वयं को थियोसोफिस्ट घोषित किया और शेष जीवन भारत की सेवा में इन्होंने अर्पित कर दिया, यानी भारत की नागरिकता लेकर फिर इनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। और अगला जो क्वेश्चन लिया गया था वो था 48 नंबर पॉइंट से, और वो सिंपल सा क्वेश्चन था। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न ये था कि किस वर्ष की गई थी। देखिए होता क्या, कभी कभी अधिनियम आ जाता है और स्थापना बाद में होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस वर्ष अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1861, ठीक है, उसी वर्ष यानी वर्ष 1861 में ही मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना भी कर दी गई थी। तो दोस्तों ये क्रॉस क्वेश्चन थे। पार्ट 3 मेरा बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्द वन लाइनर का पार्ट 3 आने वाला है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वन लाइनर के माध्यम से, तो जो भी पॉइंट है आपके मन में जो क्वेश्चन वन लाइन को देखते हुए बन रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनमें थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो 4 बातें आपको, 4 फैक्ट्स आपको और पता चलते हैं और उनसे आपकी तैयारी देखिए निरंतर अच्छी होती चली जाती है। देखिए कोई टीचर कितनी आपकी मदद करेगी आप ये भी समझ लीजिए, जब तक आप स्वयं चलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। टीचर क्या होता है ना, जस्ट लाइक, या कोई भी प्लेटफॉर्म है दैट इज जस्ट लाइक द रोड, और कार की जो ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए, तो आप जितने अच्छे से स्मूथ से तैयारी करें, मतलब ड्राइविंग करेंगे, जितनी फास्ट ड्राइविंग करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। अध्ययन का जीके जीएस का कोई अंत नहीं है, कोई वैसा तरीका नहीं है जिसको आप फॉलो करके बिल्कुल 100% ले आने की कोई भी गारंटी लेता हो। बस एक सिंपल तरीका है जिसको सार्थक क्लासेस में आज से नहीं, पिछले हायर में तो मैं सबसे पुराने समय से काम कर रहा हूँ, विज्ञापन 47 से एक ही था। पहले पाठ्यक्रम को हम कवर करते हैं, पाठ्यक्रम के जो सारे टॉपिक कवर होने के बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर वन लाइनर के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो ये सारे कुछ थोड़े से तरीके, यानी रेगुलरिटी आपकी बहुत जरूरी है, रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। अगर ये 2 चीजें निरंतर चलती रहेंगी तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, और बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है। सैकड़ों की संख्या में हमारे टेस्ट में अभ्यर्थी जो आज की में जॉब कर रहे हैं, यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन उन्होंने लिया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको हमारी आवाज सही मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है इसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगर प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने अभी तक अपलोड कर रखे हैं। अब जब आप वहां विजिट करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रैक्टिस के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हो सकता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जीके जीएस अगर वहाँ पे पाठ्यक्रम में है तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ या अपने घर में अन्य या दोस्तों के साथ या अपने घर में अन्य छात्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उनके साथ आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई उसका पेमेंट नहीं है। जुड़ जाइए, बहुत अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं और उससे आपकी लगातार जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।